पिछले एपिसोड में हमने देखा कि काफी देर के बाद जब विक्रम सोना से अलग हुआ तो सोना एक तरफ करवट लेकर थक कर सो गई। विक्रम उठा अपने स्टडी रूम में गया जहां उसके अलावा किसी और का आना अलाउड नहीं था। कभी कभार उसके कुछ दोस्त उससे मिलने यहाँ इस विला में आ जाया करते थे, पर उन्हें भी और मेड को किसी को भी इस कमरे में आने की इजाजत नहीं थी। विक्रम उस कमरे में जाकर लाइट ऑन किया तो पूरे कमरे में एक 7-8 साल की लड़की की फोटो थी, जिसकी बड़ी बड़ी आंखें, दूध सा रंग, गुलाबी होठ। विक्रम ने उस फोटो पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम्हें आखिर में मेरा ही होना पड़ा। अब तुम्हारे बाप की गलती की सजा तुम भुगतोगी। तभी उसका फोन रिंग करता है। उसने अपना मोबाइल निकालकर देखा तो उसके माँ का फोन था। वो कमरे से निकला, बाहर से दरवाजा बंद करते हुए कॉल रिसीव किया। हाँ मॉम, बोलिए। सामने से आवाज आई, विक्रम बेटा कहाँ हो तुम? रात के 2 बज रहे हैं, कब आओगे घर? मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। विक्रम ने एक नजर उस कमरे की ओर किया जहाँ सोना सो रही थी। फिर उसने कहा, मॉम मैं अभी नहीं आ सकता, कुछ जरूरी काम है मुझे, आप प्लीज मेरा इंतजार मत करिए, सो जाइए। लेकिन बेटा, ऐसा भी क्या काम है जो तुम्हारे लिए इतना जरूरी हो गया? ये सुनकर विक्रम का चेहरा कुछ सख्त हो गया। है कुछ पुराना हिसाब जो जल्द ही पूरा करना जरूरी है। विक्रम की माँ ने कहा, विक्रम तुम क्या कह रहे हो? पता नहीं बेटा, मुझे साफ साफ बताओ कब आ रहे हो? सुबह आ जाऊंगा मॉम। विक्रम, तुमने खाना खाया? विक्रम की माँ ने चिंता जताते हुए कहा, हाँ माँ, अब आप फोन रखिए, सुबह बात करते हैं। कहकर उसने कॉल कट किया और उस कमरे की तरफ बढ़ गया जहां सोना सो रही थी। आकर देखा तो सोना एक तरफ करवट लेकर सोई हुई थी। बेडशीट पर खून के धब्बे थे। ये देखकर उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ गई। उसने उसे बाहों में उठाया, दूसरे कमरे में बेड पर ले गया। ले जाते हुए सोना उसके गले से लिपट गई। वो किसी छोटे बच्चे की तरह इतनी गहरी नींद में थी कि उसे ये भी पता नहीं चला कि कोई उसे उठाकर ले जा रहा है। विक्रम उसे दूसरे कमरे में ले जाकर बेड पर लेटाता है, खुद उसके बाजू में लेटकर उसे अपनी तरफ खींचकर उसे बाहों में भरकर सोने लगा। आज सालों के बाद विक्रम चैन की नींद सोया। अगले दिन सुबह कमरे की खिड़की से आती हल्की धूप की रोशनी सोना के चेहरे पर पड़ी तो वो कशमशाते हुए उठी। उसने उठकर अंगड़ाई ली, अपने खुले बालों का जुड़ा बनाया, कमरे में चारों ओर नजर किया तो ये एक बड़ा सा आलीशान कमरा था। इस कमरे को बेहद कीमती चीजों से सजाया गया था। सोना एकदम से सहम गई। उसे याद आया कि वो इस वक्त अपने कमरे में नहीं है, बल्कि किसी और के कमरे में है। उसकी आंखों के आगे कल रात उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो नजारा घूम गया। उसका दिल तेजी से धड़क उठा। ये सब पहली बार उसके साथ हुआ था। उसने गहरी सांस छोड़ी, खुद को नॉर्मल किया। कमरे से बाहर निकली, नीचे हॉल रूम में आई। नीचे हॉल रूम में विक्रम रेडी होकर खड़ा था, किसी से मोबाइल पर बात कर रहा था। सोना ने उसे गौर से पैर से लेकर सिर तक एक नजर किया। 6 फुट की हाइट, मस्कुलर बॉडी, सिल्की हेयर, पतला सा नाक, पतले से होठ, गोरा रंग, बेहद हैंडसम। इतना हैंडसम कि कोई भी लड़की उसकी एक झलक देखकर उस पर अपना दिल हार बैठे। सोना ने भी उसे देखा तो देखती ही रह गई। अजीब है ये इंसान, इतना बड़ा इंसान, इतना हैंडसम है। किसी भी लड़की को शादी के लिए कह दे तो कोई मना नहीं कर सकता, तो फिर इसे बिना शादी के बच्चा क्यों चाहिए? वो अभी सोच ही रही थी कि विक्रम ने कॉल कट किया। सामने नजर किया तो सोना खड़ी थी। उसे देखकर ही विक्रम के दिल के तार बजने लगे। उसने अपना गोगल से हटाया, सोना को ही एक टक देखने लगा। बड़ी बड़ी आंखें, नर्म गुलाबी होठ, कमर तक के सिल्की बाल, चेहरे पर आ रही लट, उसकी दूध जैसा रंग, किसी ताजे गुलाब की तरह लग रही थी वो। विक्रम ने खुद पर काबू पाते हुए, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और तुमने अभी तक नहाया नहीं? उसने पूछा तो सोना ने हिचकिचाते हुए कहा, वो मुझे कपड़े चाहिए थे तो मैं वो आंटी जी से। इतना कहकर वो चुप हो गई। विक्रम उसके हिलते गुलाबी होठों को ही देख रहा था।
तुम्हारे लिए तो मैंने कपड़े पहले से ही ले रखे हैं, महीनों पहले से। जाओ, तुम्हारे कमरे में जो अलमारी है उसे खोलो, सब तुम्हारे ही कपड़े हैं। सोना उसे हैरानी से देखने लगी। उसने हकलाते हुए कहा, महीनों पहले से? विक्रम ने बात को घुमाते हुए कहा, हाँ, तुम्हारी जगह कोई और आती तो वो पहनती। अब जाओ, जल्दी से रेडी होकर नीचे आओ। सोना बिना कोई बहस किए चली जाती है। जाते जाते मन ही मन, कितना अजीब इंसान है ये, इसकी बातें हर कोई नहीं समझ सकता। कितना सस्पेंसफुल बातें करता है। उसे याद आता है कि वो जिस कमरे में पहले सोई हुई थी, उस कमरे में एक बड़ी सी अलमारी थी। वो उस कमरे में जाकर अलमारी खोलकर देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। इसलिए नहीं कि पूरी अलमारी सिर्फ और सिर्फ उसके कपड़ों से ही भरी पड़ी थी, बल्कि इसलिए कि उस अलमारी के एक एक सूट इतनी महंगी थी कि ऐसे महंगे ब्रांडेड कपड़े उसने अपने घर पर भी नहीं पहना था। और तो और, इनमें से ज्यादा सूट उसके पसंदीदा रंग के ही थे। उसने उनमें से एक सूट निकाला और नहाने चली गई। नहाकर आई, वो मिरर के सामने खड़ी हुई रेडी होने लगी। मेकअप का हर एक चीज वहां मौजूद था। कोई इतने छोटे से छोटे चीज का भी इतने अच्छे से कैसे ख्याल रख सकता है। थोड़ी ही देर में सोना रेडी होकर नीचे हॉल रूम में आई। विक्रम हॉल रूम में सोफे पर बैठकर न्यूज़पेपर पर नजर कर रहा था। जब उसे किसी के आने का महसूस हुआ तो उसने पीछे की ओर नजर किया। सोना पिस्ता कलर के चूड़ीदार सूट में कहर ढा रही थी। उसके सिल्की स्ट्रेट कमर तक के खुली जुल्फे उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रही थी। उसके खूबसूरत से चेहरे पर उसके गुलाबी होठ, हर बार की तरह विक्रम की नजर उसकी होठों पर ही ठहर गई। वो न्यूज़पेपर को सामने के टेबल पर फेंका और उसकी ओर कदम बढ़ा दिया। सोना घबराई हुई सी उसे अपनी ओर आता देख रही थी। विक्रम उसके पास गया, एक टक बिना पलके झपकाए उसके चेहरे को बड़े प्यार से देखने लगा। विक्रम उसे कुछ कहता कि इससे पहले ही सोना ने कहा, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। वो मुझे अपने पापा को देखने जाना है, वो हॉस्पिटल में है, उनके पास। अभी उसकी बात ठीक से पूरी हुई भी नहीं थी कि विक्रम ने अपने दांत पीसते हुए उसके कमर पर हाथ दिया और उसे अपने करीब खींच लिया। उसने उसे बेहद सर्द निगाहों से घूरते हुए कहा, जब तक तुम्हारा काम पूरा नहीं हो जाता तुम मेरे पास रहोगी। एक पल के लिए मुझे दूर जाने की इजाजत नहीं है तुम्हें। वो उसकी दोनों भूरी भूरी आंखों में झांकते हुए बोला। सोना उसकी आंखों में ही देख रही थी। उसने घबराते हुए कहा, ये आप क्या कर रहे हैं, छोड़िए मुझे। कहकर उसने उसके हाथ को अपने कमर से छुड़ाने की कोशिश की और उसकी इसी कोशिश के साथ विक्रम की पकड़ उसके कमर पर और भी ज्यादा कस गई। सोना छटपटाने लगी। उसने अपनी पूरी ताकत के साथ विक्रम के हाथ को अपने कमर से हटाने की कोशिश की। प्लीज छोड़िए मुझे, मुझे दर्द हो रहा है, उसने उसे देखते हुए कहा। और इसी के साथ विक्रम के हाथ उसके कमर पर और भी ज्यादा मजबूत हो गए। इतने की सोना की आंखें भर आई। उसने अपने आंसू भरे आंखों से विक्रम को देखते हुए कहा, छोड़िए प्लीज, मुझे सच में दर्द हो रहा है। उसके आंसू देखकर विक्रम की पकड़ ढीली हो गई। उसने अपने हाथ खींच लिए पर अभी भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ था। उसने पास के सोफे पर पैर चढ़ाकर बैठते हुए ऑर्डर दिया, जाओ मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाकर लाओ, वो भी सिर्फ 10 मिनट में। सोना उसे हैरानी से देखने लगी। लेकिन मुझे अभी अर्जेंटली हॉस्पिटल जाना है। विक्रम का पारा तो अब हाई हो चुका था। बार बार उसके बाप के जिक्र से अब तो उसका खून भी खौलने लगा था। उसने अपनी आंखें छोटी छोटी करते हुए बेहद सर्द आवाज में कहा, गो एंड मेक ब्रेकफास्ट क्विकली। सोना हड़बड़ाते हुए सामने किचन में चली गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे पता था कि उसका अभी हॉस्पिटल पहुंचना कितना जरूरी है। वो आंसू बहाते हुए ब्रेकफास्ट बनाने लगी। 10-15 मिनट के बाद वो नाश्ता लेकर डाइनिंग टेबल पर रखती है। विक्रम जो अपने मोबाइल में कुछ देख रहा था, उसने सोना पर एक नजर किया। उसके गाल आंसुओं से भीगे हुए थे। उसने अपना सिर झटक दिया, मोबाइल जेब में रखा, आकर डाइनिंग टेबल पर बैठा। उसने सोना का हाथ पकड़कर उसे खींचकर
अपनी गोद में बिठा दिया और नाश्ते का एक निवाला उसकी होठों की ओर बढ़ाया। सोना तो पहले उसे हैरानी से देखने लगी, फिर अपना चेहरा फेर लिया। विक्रम ने बेहद प्यार से कहा, खाओ चुपचाप, मुझे नहीं खाना। उसने बिना उसकी ओर देखते हुए कहा। वो उठने को हुई कि विक्रम फिर से उसे खींचकर अपनी गोद में बैठा देता है और फिर से उसकी ओर निवाला बढ़ाकर कहा, ठीक है, चली जाना हॉस्पिटल, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे हाथों से खाना होगा। सोना उसे हैरानी से देखने लगी। सच में ये इंसान समझ से बाहर है। उसने हिचकिचाते हुए अपना मुंह खोला और खाने लगी। विक्रम उसे अपनी गोद में बिठाकर खिलाने लगा। कुछ निवाले खाने के बाद सोना ने अपना चेहरा फेरते हुए धीरे से कहा, अब मैं और नहीं खा सकती। ठीक है, तुम मेरे पास बैठो, जब तक मैं नहीं खा लेता तब तक बैठो। विक्रम ने पहला निवाला खाया तो देखा ब्रेकफास्ट सच में बहुत अच्छा बना था। उसने नाश्ता किया और अपने घर ओबरॉय मैंशन जाने के लिए निकला और जाते हुए बोला, अब तुम जा सकती हो, मेरा ड्राइवर जाएगा तुम्हें छोड़ने, पर याद रखना मेरे आने से पहले तुम्हें यहाँ पहुंच जाना होगा, शाम होने से पहले, वरना तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकती कि कोई इंसान इतना बुरा भी हो सकता है। उसने अपनी एक आईब्रो ऊपर उठाते हुए कहा। सोना ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, मैं आ जाऊंगी। ओके, कहकर विक्रम अपनी कार में बैठा और ओबरॉय मैंशन की ओर दौड़ा दिया। कुछ ही देर में उसकी कार ओबरॉय मैंशन के सामने रुकी। वो अंदर गया तो देखा उसका छोटा भाई विराट डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ है और उसकी माँ करुणा जी उसे नाश्ता लगा रही थी। विराट ने कहा, मॉम आप भी बैठिए ना प्लीज। नहीं विराट, जब तक मेरा विक्रम नहीं आ जाता मैं कैसे नाश्ता कर सकती हूँ। कल रात भी वो घर नहीं आया, पता नहीं उसने कुछ खाया भी होगा या नहीं। तभी सामने से आवाज आती है, मॉम मैं नाश्ता कर चुका हूँ, आप बैठ जाइए प्लीज। विक्रम बोलता हुआ उनकी ओर ही बढ़ रहा था। विराट खड़ा हुआ अपने भाई का हाथ पकड़कर उसे अपनी बाजू में बैठाते हुए बोला, तो भाई हमारे साथ एक बार फिर से नाश्ता कर लीजिए। आपको पता है ना, जब तक हम दोनों को खाते हुए मॉम देख नहीं लेते वो भी नहीं खाएंगे। विक्रम ने अपनी माँ को देखते हुए कहा, मॉम मैं सच बोल रहा हूँ, मैं नाश्ता करके आया हूँ, प्लीज आप बैठ जाइए। करुणा जी चेयर पर बैठती हुई बोली, आज तक तो तुम कभी अपने माँ के सिवाय किसी और के हाथ से खाए तक नहीं, आज कहाँ से खाकर आए। विक्रम की आंखों के आगे सोना का चेहरा घूम गया और उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई। ये देखकर विराट ने कहा, भाई आपने स्माइल किया या मुझे ऐसा लगा। विक्रम उसे घूरते हुए देखा। शट अप विराट, चुपचाप नाश्ता करो। मैं तो कर ही रहा हूँ भाई, मुझे जल्दी से जल्दी नाश्ता करके किसी के घर पर भी जाना है। विक्रम ने हैरानी से पूछा, किसके घर। अरे भाई, कल मेरा प्रमोशन हुआ, मैं सीओ से एसपी बन गया, आज इसी खुशी में मैं अपने गुरु से मिलने जा रहा हूँ। विक्रम हैरानी से उसे देखते हुए बोला, तुम्हारा कोई गुरु भी है। हाँ है ना भाई, मेरा गुरु जिनसे मैं काफी ज्यादा इंस्पायर हूँ। हमारे डीआईजी साहब ईमानदार और सच्चे पुलिस वाले हैं, वो मेरे आइडल हैं। ओके भाई, मॉम मैं चलता हूँ, मेरा नाश्ता हो गया। कहकर वो खड़ा हुआ घर से निकल गया। विराट अपनी बाइक में बैठा और डीआईजी के घर की ओर बढ़ गया। कुछ दूर जाकर उसने अपनी बाइक रोकी। पास से गुजर रहे आदमी को रोकते हुए पूछा, क्या आप बता सकते हैं डीआईजी साहब का घर कहाँ है। वो रहा सामने, उस इंसान ने कहा और चला गया। तभी विराट ने अपनी बाइक स्टार्ट की, आगे बढ़ गया। उसके रास्ते पर एक खड्डा पड़ता है और उस खड्डे के गंदे पानी के छींटे उड़ते हैं सामने से आ रही स्कूटी पर। उस स्कूटी पर एक बेहद खूबसूरत लड़की बैठी हुई थी, जिसकी उम्र 20 साल के आसपास की रही होगी। गोरा रंग, 5.5 फुट की हाइट, कमर तक के लंबे बाल। उसने सिंपल सा सलवार सूट पहना हुआ था। वो एकदम से स्कूटी बंद करती है, नीचे उतरकर अपनी स्कूटी की हालत देखती है और अपने दोनों गाल पर हाथ देकर, हाय मेरी चंपा। कौन था वो अंधा जिसने मेरी चंपा की ऐसी हालत की। एक बार मेरे सामने आ जाए ना, छोड़ूंगी नहीं उसे। फिर उसने अपनी चंपा को देखते हुए कहा, पहले तो मैं तुझे नहलाऊंगी, फिर कॉलेज जाऊंगी। वो अपनी चंपा को लेकर पैदल चलती हुई अपने घर वापस आती है।
आती है तो देखती है उसके घर के आगे एक बाइक खड़ी है। ये कौन हो सकता है? अभी घर से मैं निकली तभी तो कोई नहीं आया था। वो वहीं अपनी चंपा को स्टैंड करके घर के अंदर जाती है तो वहीं लड़का उसके पापा के साथ बैठकर बातें कर रहा था। दोनों आजू बाजू के कुर्सी पर बैठे हुए थे। वो लड़की वहीं खड़ी खड़ी उसी लड़के को देख रही थी। ये तो वही है जिसने मेरी चंपा पर गंदे पानी के छींटे उड़ाए थे। जैसे ही उस लड़के के पापा मतलब डीआईजी साहब की नजर अपनी बेटी पर जाती है तो उन्होंने हैरानी से पूछा, क्या हुआ टिया? तुम तो कॉलेज जा रही थी ना, वापस क्यों आ गई? विराट की नजर सामने जाती है। वो उस लड़की को देखता है तो देखता ही रह जाता है। वो लड़की किसी छोटे बच्चे की तरह मुंह फुलाए खड़ी थी। बेहद प्यारी थी, खूबसूरत भी। तभी डीआईजी साहब ने कहा, अच्छा अब आ ही गई हो तो 2 कप कॉफी बना दो। क्यों पापा, मैं क्यों आपके मेहमान के लिए कॉफी बनाऊं? उसने गुस्से से विराट को देखते हुए कहा तो विराट ने हैरानी से डीआईजी साहब को देखने लगा। डीआईजी सर ने कहा, टिया ये क्या तरीका है बेटा बात करने का? ऐसा कोई बोलता है क्या? पापा, आपके मेहमान देखकर ड्राइव नहीं कर सकते क्या? इन्होंने मेरी चंपा पर गंदे पानी के छींटे उड़ाकर उसे गंदा कर दिया। विराट ने हैरानी से दोनों को बारी बारी देखने लगा। फिर टिया से बोला, आई एम रियली वेरी सॉरी, मुझे सच में नहीं पता कि मुझसे ये गलती कब हुई। मैं उनसे माफी मांग लूंगा। वैसे है कौन ये चंपा? डीआईजी सर ने बीच में ही कहा, विराट तुम इसकी बातें मत सुनो। ये मेरी इकलौती बेटी है टिया, पागल है पूरी की पूरी। चंपा इसकी स्कूटी का नाम है। अब तुम खड़ी खड़ी यहाँ क्या सुन रही हो? जाओ कॉफी बनाकर ले आओ। उन्होंने कहा तो टिया मुंह फुलाकर एक नजर विराट की तरफ देखा, जो बिना किसी एक्सप्रेशन के उसे ही देख रहा था। टिया किचन में गई, खुद से बड़बड़ाते हुए 2 कप कॉफी बनाने लगी। कॉफी बनाते हुए उसकी नजर सामने मिर्च पाउडर पर जाती है। उसने 1 कप कॉफी में मिर्च पाउडर का 1 चम्मच मिला दिया। अब आएगा मजा। मेरी चंपा को गंदा किया था ना, इसकी सजा तो मिलनी ही चाहिए। एक ट्रे में वो दोनों कप लेकर बाहर आई और उस मिर्च वाली कॉफी को विराट के हाथ बढ़ा दिया। विराट ने कॉफी पर एक नजर किया तो रंग थोड़ा अजीब सा लगा उसे। उसने टिया की ओर नजर किया। टिया अपनी कमर पर दोनों हाथ देकर उसे ही देख रही थी। विराट ने बिना कुछ कहे एक सिप पिया तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसने फिर से टिया की ओर देखा तो टिया ने अपनी आंखें छोटी छोटी करते हुए कहा, क्या हुआ विराट सर, पीजिए ना। तभी उसके पापा ने कहा, क्या हुआ विराट, कॉफी अच्छी नहीं बनी है क्या? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, कॉफी तो बहुत अच्छी बनी है। विराट टिया को देखते हुए उस कॉफी को पूरा करता है और ये देखकर टिया के चेहरे पर दबी दबी मुस्कान आ जाती है। अच्छा सर मैं चलता हूँ कहकर विराट वहां से चला गया और उसके जाते ही टिया की हंसी छूट गई। ये देखकर उसके पापा ने पूछा, अब तुझे क्या हो गया, पागल तो नहीं हो गई? पापा, मैंने उन्हें मिर्च वाली कॉफी पिला दी। ये कहकर वो फिर से हंसने लगी। उसके पापा ने उसे डांटने वाले लहजे में कहा, टिया ये क्या पागलपन है बेटा, तुम्हें पता है कितना अच्छा लड़का है वो, बहुत अच्छा लड़का है। गलती से अगर उसने तुम्हारी स्कूटी को गंदा कर भी दिया तो क्या तुम जानबूझकर ऐसा करोगी? टिया ने कहा, पापा आपके उस अच्छे इंसान ने एक बार भी मुझे सॉरी कहा नहीं ना? तो फिर कहते हुए उसकी नजर सामने दरवाजे पर जाती है तो वो चुप हो जाती है। उसकी नजरों का पीछा करके डीआईजी सर भी उस ओर देखते हैं। विराट विराट अंदर आते हुए बोला, सॉरी सर, वो मैं अपनी बाइक की चाबी यहीं भूल गया था। कहकर वो अंदर आया, टेबल से चाबी उठाकर जाने लगा पर टिया के सामने आकर वो रुक गया। उसने उसे देखते हुए कहा, सॉरी। टिया यहाँ वहां नजर घुमाने लगी पर विराट उसे ही देख रहा था, गुस्से या नफरत से नहीं, एक अलग ही भाव से। फिर वो वहां से चला गया। यहाँ विक्रम अपने ऑफिस पहुंच चुका था। वो अपने कैबिन में अपनी चेयर पर किसी किंग की तरह बैठा हुआ था। उसके सामने खड़ा था मिस्टर वर्मा। बोलो मिस्टर वर्मा, क्या हालत है उस रघुवीर का? मिस्टर वर्मा ने कहा, रघुवीर मतलब सोना के पापा? बॉस वो अभी तो ठीक है, हॉस्पिटल में है, होश भी आ चुका है अभी तक। विक्रम ने शर्द आवाज में कहा, वर्मा मैंने उसकी तबीयत के बारे में नहीं पूछा है,
मुझे बताओ कि उसे मिट्टी में मिलने में कितनी देर है। अब क्या क्या बचा है उसके पास। ओह, समझा बॉस। ऐसे तो उसका हाल बेहाल है। कर्जा तो बढ़ बढ़कर आसमान में बढ़ चुका है। इज्जत तो नीचे जा जाकर पाताल तक पहुंच चुकी है। एक कौड़ी की औकात नहीं बची है रघुवीर की। बिजनेस तो आपने ही चौपट कर दिया था उसका। ऑफिस और फैक्ट्री तो नीलाम हो ही चुका था। फिलहाल उसका बंगला बचा है जिस पर लाखों का कर्जा है। उसने विक्रम के कान के पास आकर चापलूसी करते हुए कहा, मैंने सुना है बॉस, मिस्टर कपाड़िया ने उसके बंगले को गिरवी रखकर 1 करोड़ रुपए का कर्जा दिया है उसे। रघुवीर 1 करोड़ चुका नहीं पाया और कपाड़िया उसके 5 करोड़ के बंगले को अपनी जेब में करने जा रहा है। फिर देखिएगा बॉस, कैसे रघुवीर सड़क के किनारे बैठा हुआ नजर आएगा। विक्रम अपनी जगह से खड़ा हुआ नहीं। नहीं वर्मा, उस कपाड़िया के मुंह पर 5 करोड़ फेंको, लेकिन उसका वो बंगला भी मुझे नीलामी में बिकते हुए दिखना चाहिए। हो जाएगा बॉस, वर्मा ने कहा। इसी के साथ विक्रम के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट छा जाती है। अब आगे क्या होगा, विक्रम ऐसा क्यों कर रहा है और सोना को क्या वो सच में चाहता है या बदला ले रहा है। आगे की कहानी को सुनने के लिए बने रहिए। मोहब्बत है सिर्फ तुमसे कहानी पर।